हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो मेरा नाम है रितेश मेहता और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल फील्ड ऑफ फिजिक्स में। तो अभी हम कर रहे थे सीबीएसई क्लास 12 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स चैप्टर के। तो इसका पार्ट 1 में हमने आधे से ज़्यादा पीवाईक्यूज तो कर ही लिए थे। जो बचे कुछ पीवाईक्यूज थे उनको हम आज डिस्कस कर रहे होंगे। और इसी तरह से जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स वो हमारा पूरी तरह कवर हो चुका होगा। तो शुरू करें आज का लेक्चर। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं यहाँ पे एक पीवाईक्यू के साथ जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इन्होंने हमें क्या कहा है कि कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में बताओ, एक्सप्रेशन दो कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो कूलम्स लॉ होता क्या है। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला ये होता है के क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर। अब एक चीज देखना, अगर मेरे पास एक चार्ज Q1 है और मेरे पास एक चार्ज Q2 है, ठीक है, ये दोनों अगर सेम नेचर के हैं तो इन पे फोर्स ऐसे लगेगा, ये इसको रिपल्सिव फोर्स लगाएगा ऐसे। और अगर ये दोनों अपोजिट नेचर के हैं, मतलब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो ये इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। ऐसा ही होगा कुछ। ठीक है, मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन है या तो वो ऐसे होगी या तो वो ऐसे होगी, इन्हीं दोनों में से होगी ना कुछ। या तो इस पे ऐसे फोर्स लगेगा रिपल्सिव या तो इस पे ऐसे फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव। ठीक है, अब इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है, अब इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैं ऐसे मेजर करूंगा या तो ऐसे मेजर करूंगा। यही तो पॉसिबिलिटीज है मेरे पास। मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है आर वेक्टर, उसको या तो मैं इस डायरेक्शन में मेजर करूंगा या तो मैं इस डायरेक्शन में मेजर करूंगा। मतलब आर वेक्टर की भी डायरेक्शन या तो ये होगी या तो ये होगी। मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन है वही आर वेक्टर की डायरेक्शन है। बिल्कुल। तो किसी वेक्टर की हम डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं, जैसे फोर्स है इसकी हम डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, ऐसे एफ कैप। और आर मतलब फोर्स की डायरेक्शन और आर की डायरेक्शन सेम है, हाँ या ना। क्या मैं ये बोल सकता हूँ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ? बिल्कुल। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स लिखूं वो क्या आएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू फोर्स की डायरेक्शन। वेक्टर किस चीज से बनता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से बनता है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो हमने ये लिख दिया, अब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, एफ कैप। इतना आया। ठीक है, अब एफ कैप किसके बराबर है, आर कैप के। तो हम क्या लिखेंगे, के क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर और यहाँ पे हम लिख देंगे आर कैप। इतना समझ में आया। हाँ, अब एक वेक्टर किससे बनता है, अगर आर वेक्टर है कुछ, एक वेक्टर किस किस चीज से बनता है, एक तो उसके मैग्नीट्यूड से बनता है, ये है इसका मैग्नीट्यूड, और उसकी डायरेक्शन से बनता है। मतलब एक वेक्टर इज इक्वल्स टू उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। बहुत बढ़िया। अब ये जो आर कैप है इसको क्या मैं आर वेक्टर बटे आर का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूँ। आर कैप को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वही सेम चीज लिखता हूँ, के क्यू वन क्यू टू बटे आर का स्क्वायर, और इस आर कैप की जगह में क्या लिख दूंगा, आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। इतना आया। अब ये नीचे आर स्क्वायर क्या है, आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और एक और मैग्नीट्यूड मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये नीचे क्यूब बन जाएगा, नीचे क्यूब बन जाएगा। तो ये कैसा बना एक्सप्रेशन, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर क्यूब, और ये बन जाएगा आर वेक्टर। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। समझ में आया। तो ये भी एक बार हमारे सीबीएसई में पूछा गया था। और क्या है, और हमारे पास एक क्वेश्चन है। इन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास दो स्फीयर्स हैं, ठीक है। एक स्फीयर का नाम है S1, ये है छोटा वाला स्फीयर, स्मॉल स्फीयर। और एक मेरे पास स्फीयर है बड़ा वाला S2, ये है लार्ज स्फीयर। ठीक है, इन्होंने कहा मेरे पास दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं। कंसेंट्रिक मतलब उन दोनों का सेंटर सेम है। मतलब अगर ये S1 है तो ये उसके बाहर एक S2 है, ऐसा है कुछ। ठीक है, ये है S1 और ये है S2। इन्होंने क्या बोला कि S1 वाले के अंदर तीन चार्जेस रखे हुए हैं, इस S1 स्फीयर के अंदर तीन चार्जेस रखे हुए हैं। कौन कौन से,
-3 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम और 9 माइक्रोकूलम। -3 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम और 9 माइक्रोकूलम। ठीक है, फिर उन्होंने क्या कहा कि ये S1, ये S2। अब इस S2 वाले के अंदर, इस S2 वाले के अंदर मतलब S1 और S2 के बीच में मैंने एक चार्ज रखा हुआ है Q। मैंने एक चार्ज रखा हुआ है Q, और ये Q चार्ज कितना होना चाहिए, ये Q चार्ज कितना होना चाहिए कि जो S2 के थ्रू फ्लक्स है ना, जो S2 के थ्रू फ्लक्स है ना, मान लेते हैं इसको मैंने कहा φ2, तो जो S2 के थ्रू फ्लक्स है ना वो 4 गुना है S1 के फ्लक्स के। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? इन्होंने कहा कि ये जो बाहर वाले स्फीयर से जो फ्लक्स निकल रहा है ना वो 4 गुना है इस अंदर वाले स्फीयर के मुकाबले। ठीक है, इसका मतलब अब एक चीज देखना, फ्लक्स किस चीज पे डिपेंड करता है? फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q बटे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन तो दोनों के लिए सेम है, दोनों सेम मीडियम में करे जा रहे हैं, इसका मतलब फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया चार्ज पे। और ये चार्ज कौन सा? Q एनक्लोज्ड, जो कि क्लोज है चार्ज। ठीक है, इसका मतलब S1 स्फीयर के अंदर जो चार्ज एनक्लोज्ड है उसकी वजह से जो फ्लक्स आ रहा है उसका 4 गुना बाहर वाले में आ रहा है। समझ में आया? उसका 4 गुना बाहर वाले में आ रहा है। ठीक है, तो इस S1 के थ्रू कितना फ्लक्स आ रहा है? अगर मैं φ1 निकालूं तो Q नेट अंदर कितना है? 9 माइक्रोकूलम माइनस 2 माइक्रोकूलम माइनस 3 माइक्रोकूलम, यही है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतना है ना, इतना ही है। ठीक है, तो φ1 हमें क्या मिल गया? कुछ ना कुछ इतना मिल गया। कितना है ये? 9 - 2 - 3 कितना आया? 4 माइक्रोकूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना आया है ना। अब इन्होंने ये चीज बोली हुई है कि जो बाहर वाला स्फीयर है उसके थ्रू जो फ्लक्स है वो 4 गुना है इसके। अब अगर मैं बाहर वाले का फ्लक्स का फॉर्मूला लिखूं वो क्या आएगा? इसके अंदर बाहर वाले स्फीयर के अंदर कितने चार्जेस हैं? ये 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 और ये चारों चार्जेस हैं। ठीक है, तो अभी मैं वही सेम चीज लिखूंगा, 9 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम प्लस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जो बाहर वाला फ्लक्स है वो किसके बराबर है? 4 गुना ऑफ अंदर वाला फ्लक्स। तो 4 इंटू अंदर वाला फ्लक्स φ1 कितना है? ये 4 माइक्रोकूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही आया। तो एप्सिलॉन नॉट कट गया। ये यहां से कितना आएगा? ये यहां से कितना आएगा? 9 - 2 - 3, फिर से आ गया 4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम प्लस क्यू इज इक्वल टू 16 माइक्रोकूलम, 16 माइक्रोकूलम। ठीक है, 4 माइक्रोकूलम प्लस Q इज इक्वल टू 16 माइक्रोकूलम। तो यहाँ से Q कितना आ जाएगा? Q आ जाएगा हमारे पास 12 माइक्रोकूलम। मतलब ये Q चार्ज कितना होना चाहिए? 12 माइक्रोकूलम होना चाहिए, ताकि जो बाहर वाले सरफेस के थ्रू फ्लक्स है वो अंदर वाले सरफेस के थ्रू फ्लक्स के 4 गुना है। समझ में आया? समझ में आ गया? ठीक है, तो इतना छाप लो। छाप दिया? मिटा दें? ठीक है, अब इन्होंने एक और सवाल हमसे पूछा हुआ है, काफी अच्छा। क्या बोला हुआ है कि आ प्लेन सरफेस in shape of a square
इन शेप ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, कितना कितना साइड है 1 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, is placed in electric field 100 Newton per coulomb in I cap direction positive x such that unit vector normal to surface is given by n cap is equal to 0.8 I cap plus 0.6 k cap. Then find flux. क्या बोला हुआ है इन्होंने कि हमारे पास एक प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस मतलब एक 2D सरफेस जैसी है, एक पेपर, ठीक है। ये कौन सी शेप में है, एक स्क्वायर की शेप में है और इसका साइड कितना है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास अभी तक क्या पता चला, एक प्लेन सरफेस है स्क्वायर की शेप का जिसकी साइड है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। वो कहाँ रखा हुआ है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है जिसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है, आई कैप, ठीक है। इन्होंने कहा कि सच दैट द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस, जैसे ये कुछ सरफेस है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस मतलब ये कुछ वेक्टर है नॉर्मल टू सरफेस, ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर। क्या ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, हाँ है ना। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कुछ एरिया है तो ऐसा ही होता है ना, एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर कुछ ऐसा ही होता है ना, बिल्कुल। इसका मतलब इन्होंने ये जो हमें यूनिट वेक्टर दिया हुआ है ना, यूनिट वेक्टर क्या करता है, हमें डायरेक्शन बताता है। इसका मतलब इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या है, ये समझ में आया, ठीक है। तो इन्होंने हमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बता दी, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या निकालना है, एरिया वेक्टर निकालना है। अभी तक हमें सिर्फ डायरेक्शन पता चली है, अभी हमें क्या करना है, एरिया वेक्टर भी निकालना है, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू एरिया का मैग्नीट्यूड इनटू एरिया की डायरेक्शन, अभी मैंने सिखाया, बहुत बढ़िया। तो एरिया वेक्टर क्या आ जाएगा, एरिया का मैग्नीट्यूड कितना है, इसका साइड है 1 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 मतलब 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अब सेंटीमीटर को हम क्या लिखते हैं, इसको कहीं और लिखते हैं, इसको कहीं यहाँ कोने में लिखते हैं, ठीक है। एरिया हमारे पास कितना आया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को हम क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं 10 की पावर -2, सॉरी, सेंटीमीटर को हम क्या लिखते हैं 10 की पावर -2 मीटर, यही लिखते हैं। और यहाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर है मतलब 10 की पावर -2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये रहा। तो एरिया का मैग्नीट्यूड में क्या लिखूंगा 10 की पावर -2 का स्क्वायर मतलब 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मैंने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा 10 की पावर -4, ये इसका मैग्नीट्यूड है और इसकी डायरेक्शन क्या है, ये यही तो थी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस, यही थी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो हम क्या लिख देंगे 0.8 आई कैप प्लस 0.6 के कैप, समझ में आया, ठीक है। तो हमारे पास एरिया वेक्टर तो निकल के आ गया। अब इन्होंने पूछा क्या हुआ है, फाइंड फ्लक्स। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, E डॉट ए, ठीक है, सिंपल सी बात है, डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। E कितना है 100 आई कैप
100 i कैप डॉट डॉट। अब ये 10⁻⁻⁴ जो है वो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ। तो ये क्या आएगा 0.8 इंटू 10⁻⁻⁴ आई कैप प्लस 0.6 इंटू 10⁻⁴ के कैप। इतना आया। ये जो 10⁻⁻⁴ है वो यहाँ पे भी जाके मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे भी जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये अंदर जाके चला गया। बहुत बढ़िया। अब हमें एक चीज़ पता है डॉट प्रोडक्ट में आई कैप वाला आई कैप वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे कैप वाला जे कैप के साथ होगा और के कैप वाला के कैप के साथ होगा, और फिर हम उन तीनों को प्लस कर देंगे। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ आई कैप वाला है, के कैप वाला कुछ है ही नहीं कि वो इससे मल्टीप्लाई हो, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। इसकी वजह से जो भी आएगा वो 0 आएगा। अब इस 100 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर लूँ, 100 इंटू 0.8 इंटू 10⁻⁻⁴, 100 इंटू 0.8 इंटू 10⁻⁻⁴। अभी आई कैप वगैरह हम नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। डॉट प्रोडक्ट से जो भी हमारे पास क्वांटिटी आती है वो स्केलर आती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। मैं आई कैप क्यों लगाऊं? समझ में आया? तो अगर मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ, ये कितना हो जाएगा 0.8 इंटू 10⁻⁻2, 0.8 इंटू 10⁻⁻2। इसकी यूनिट कितनी होती है? फ्लक्स की यूनिट कितनी होती है? न्यूटन पर कूलम्ब इंटू मीटर स्क्वायर, ये होती है। आया। इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम्ब, और इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर कूलम्ब इंटू मीटर स्क्वायर, इतना आया। तो ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आ गया इस सरफेस से पास होता हुआ फ्लक्स। आया समझ में? ठीक है बेटा, छाप लो इसको। नहीं मिटाऊंगा मैं, छापो तुम। मिटा दूं? ठीक है। बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरी खातिर है जी रहा, जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरी खातिर है जी रहा। ठीक है। अब कुछ टाइप के बहुत ही ज़्यादा रिपीटिंग सवाल हैं। ये लगभग पिछले कुछ सालों में ही 3 से 4 बार आ चुके हैं और एग्जैक्ट सेम कंसेप्ट है, एकदम सेम कंसेप्ट है फ्लक्स का, बस थोड़ा सा इसमें क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए। ठीक है। इन्होंने हमें क्या कहा और एग्जैक्ट सेम टाइप के सवाल है, थोड़ा सा भी चेंज नहीं है। ठीक है। इन्होंने हमें क्या कहा, एक कुछ ऐसे एक्सेस बना के दे दिए, तीनों एक्स वाई और जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस बना के दे दिए। अब इन्होंने क्या कहा हुआ है कि यहाँ पे एक्स एक्सेस के साथ हमारे पास एक क्यूब है, समझ में आया? ऐसे एक्स एक्सेस के साथ हमारे पास एक क्यूब है। ठीक है। ये जो क्यूब है वो यहाँ से इस ओरिजिन से कितना दूर है? 0.1 मीटर दूर है। कितना दूर है? 0.1 मीटर दूर है। और इस क्यूब की खुद की साइड कितनी है? 0.1 मीटर। इस क्यूब की खुद की साइड कितनी है? 0.1 मीटर। और इलेक्ट्रिक फील्ड है एक एक्स एक्सिस में, एक एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी 500 एक्स आई कैप, 500 एक्स आई कैप। ठीक है। तो इन्होंने हमसे पूछा क्या हुआ है? फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब। ठीक है। अगली चीज इन्होंने क्या पूछी हुई है? फाइंड चार्ज विद इन क्यूब, कि इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज हो ताकि वो सेम फ्लक्स प्रोवाइड करे। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है, आराम से इस चीज को सीखते हैं। इन्होंने क्या कहा हुआ है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस में, इधर की तरफ ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे। हाँ।
अब ये जो क्यूब है, ये जो क्यूब है, इमेजिन करो ये क्यूब है एक, ठीक है, इमेजिन करो ये एक क्यूब है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो क्या वो इस क्यूब से ऐसे पास करते हुए जाएगी एक्स एक्सिस में, हाँ है ना, ऐसे पास करती हुई जाएगी, हाँ है ना, ऐसा ही होगा। जैसे अगर मैं कहूँ मेरे पास क्यूब का ये वाला साइड है, ये वाला जो साइड है ना, जिसको मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, ये जिसको शेड कर दिया मैंने, ये वाला साइड, ठीक है, ऐसा है कुछ। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, वो यहाँ से पास हो रही है। अब जब वो यहाँ से पास होके गई, जब वो यहाँ से पास होके गई, जब वो यहाँ से पास होके गई, तो वो कहाँ से निकलेगी, इस वाले सरफेस से निकलेगी, इस वाले सरफेस से निकलेगी। बाकी यहाँ से तो नहीं निकलेगी ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में जा रही है, एक्स वाले में जा रही है, ना ही वो बाकी किसी और सरफेस से निकलेगी। खुद सोचना, अगर वो ऐसे जा रही है तो ऊपर वाले से तो नहीं निकलेगी, नीचे वाले से भी नहीं निकलेगी, उधर वाले से भी नहीं निकलेगी, इधर वाले से भी नहीं निकलेगी, तो वो यहाँ से जाएगी और यहाँ पे निकलेगी, यहाँ से एंटर करी, और इसके बाद जो दूसरी वाली साइड है यहाँ पे, वो वहां से बाहर निकली। समझ में आया? तो ये जो फ्लक्स अंदर जा रहा है, ये जो फ्लक्स अंदर जा रहा है यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे इनवर्ड फ्लक्स, अंदर जाता हुआ फ्लक्स। और इसके बाद यहाँ पे जो फ्लक्स यहाँ से ऐसे बाहर जा रहा है, जो फ्लक्स यहाँ से बाहर जा रहा है, उसको हम बोलेंगे आउटवर्ड फ्लक्स। वहां से हम नेट फ्लक्स निकाल देंगे और वही हमारा आंसर होगा, फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। अब इसको हम करें कैसे? एक चीज देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखी हुई है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है उसमें एक्स आ रहा है, उसमें एक्स आ रहा है। इस एक्स का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग विद एक्स। मतलब हर अलग एक्स की वैल्यू के साथ, जैसे जैसे हम एक्स में आगे जाते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे वैसे चेंज होती जा रही है। हर अलग एक्स की वैल्यू के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी अलग अलग आ रही है। अब क्या करें? अब हम एक चीज कर सकते हैं, यहां पे जो फ्लक्स अंदर जा रहा है वो निकाल देंगे, यहां से जो फ्लक्स बाहर आ रहा है वो निकाल देंगे, और यहां से हमारे पास इनवर्ट फ्लक्स और आउटवर्ड फ्लक्स आ जाएगा, वहां से हम नेट फ्लक्स निकाल देंगे। समझ में आया? अभी हम करके देखते हैं, चलो। यहां पे देखना, इस वाली सरफेस पे एक्स की वैल्यू क्या है। जैसे मैं एक क्यूब बना लेता हूं फिर से, ऐसा है कुछ, ठीक है। फ्लक्स आ रहा है, एंटर कर रहा है यहां से, फ्लक्स एंटर कर रहा है यहां से और एग्जिट कर रहा है यहां से। समझ में आया? फ्लक्स एंटर कर रहा है यहां से और एग्जिट कर रहा है यहां से, ऐसे, ठीक है। अब ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है वो ओरिजिन से कितना दूर है? 0.1 मीटर। मतलब यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 0.1 मीटर है ना। ये वाला जो साइड है, यहाँ पे x कितना है? 0.1 मीटर। और यहाँ पे इस वाले सरफेस पे x कितना है? 0.1 प्लस 0.1। इसकी साइड लेंथ कितनी है? इस क्यूब की साइड कितनी है? 0.1 मीटर ही तो है, 0.1 मीटर ही तो है। तो 0.1 इस वाले एरिया का x, सॉरी इस वाले सरफेस का x है, और 0.1 प्लस 0.1 इस वाले सरफेस का x है। समझ में आया? अच्छा, अगर 0.1 ना होता, 2 होता, तो हम क्या करते? 0.1 प्लस 2। समझ में आ रहा है? 0.1 प्लस 2। एक चीज देखना, एक चीज देखना, अगर मैं इस क्यूब को सामने से देखूं, अगर मैं इस क्यूब को, जैसे एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब है 3D में, उसको मैं सामने से देखूं तो वो मुझे स्क्वायर की तरह लगेगा, स्क्वायर की तरह लगेगा। इस क्यूब को मैं सामने से देख रहा हूँ, वो मुझे ऐसा लगेगा, है ना। वो कैसे रखा हुआ है? वो कैसे रखा हुआ है? कैसे रखा हुआ है? ऐसा कुछ रखा हुआ है, हाँ है ना। तो ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है वो यहाँ से कितना दूर है? 0.1 मीटर दूर है, 0.1 मीटर दूर है। अब इस क्यूब की साइड कितनी है? इस क्यूब की ये साइड कितनी है? ये भी 0.1 मीटर है। तो जो ये वाला सरफेस है वो कितना दूर होगा? 0.1 प्लस 0.1 मतलब 0.2 मीटर। अब समझ में आया? अब आई इस चीज की फिर, इसका मतलब तो यहाँ पे जो मैं x की वैल्यू रखूंगा वो 0.2 मीटर रखूंगा, हाँ है ना। समझ में आया? समझ में आया? बिल्कुल।
ठीक है, अब यहाँ पे x है 0.1 मीटर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी 500 इंटू 0.1, कितनी आएगी 500 इंटू 0.1, 500 इंटू 0.1 कितना आ जाएगा 50 न्यूटन पर कूलम, इतना आया। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी 500 इंटू 0.2 मतलब 100 न्यूटन पर कूलम, 100 न्यूटन पर कूलम आया। ठीक है, अब अगर मैं इनवर्ट फ्लक्स निकालूं, अंदर जाने वाला फ्लक्स निकालूं, फाई इन, वो कितना होगा ई डॉट ए या तो ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। अब एक चीज देखना, ये वही हमारा प्लेन है, ये हमारा वही सरफेस है जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है, ये सरफेस है। इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसा होगा। अभी एरिया वेक्टर ऐसा है, ठीक है, ऐसा है एरिया वेक्टर, हे भगवान खड़े हो जा। हाँ, एरिया वेक्टर कुछ ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे जा रही है, मतलब एरिया वेक्टर भी ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल बन रहा है 0 डिग्री। एरिया वेक्टर भी ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ऐसे पास कर रही है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा 0 डिग्री। कॉस 0 कितना होता है 1, तो फाई एन कितना आ जाएगा ई ए के बराबर, ई ए के बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 50, और इसका एरिया कितना है, इसका एरिया कितना है, इसकी साइड है 0.1 मीटर, इसकी साइड है 0.1 मीटर, तो इसका एरिया कितना होगा, इसके इस सरफेस का एरिया कितना होगा 0.1 इंटू 0.1, यही होगा 0.1 इंटू 0.1, बहुत बढ़िया। तो ये कितना आ जाएगा 0.5, ये कितना आ जाएगा 0.5, समझ में आया 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आया। अच्छा, फाई आउट कितना होगा, फाई आउट कितना होगा कि कितना आउटवर्ड फ्लक्स है, यहाँ पे भी मैं सेम चीज करूंगा, वही आएगा ई ए कॉस थीटा, इसका एरिया वेक्टर भी ऐसा ही है बाहर की तरफ, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी है बाहर की तरफ, तो यहाँ पे डायरेक्ट ई ए आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा 100 इंटू 0.1 इंटू 0.1, एरिया उतना ही है, तो ये कितना आ जाएगा 1, ठीक है, इतना आया। अब मैंने पार्ट 1 वाले में बताया था कि जो इनवर्ट फ्लक्स हो रहता है, जो अंदर की तरफ फ्लक्स आ रहा होता है उसको हम लेते हैं नेगेटिव, उसको हम लेते हैं नेगेटिव, और जो आउटवर्ड फ्लक्स होता है उसको हम लेते हैं पॉजिटिव। आया, तो नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा फाई आउट माइनस फाई इन, फाई आउट माइनस फाई इन, या एक काम करते हैं इसको प्लस लिखते हैं ना कि ये नेट फ्लक्स है, फिर बाद में इसको माइनस लिख देंगे, ये 1 माइनस 0.5, इसको माइनस लेते हैं ना तो माइनस यहाँ पे आ गया, तो नेट फ्लक्स कितना है 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, कितना आया 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो हमारे पास नेट फ्लक्स जो इन्होंने पूछा हुआ था फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब, वो ये है, तो ये वाला पार्ट हो गया। दूसरा क्या पूछा हुआ है चार्ज विद इन क्यूब। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इसके अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो इसका आंसर हम 0 लिख देते हैं, बट ऐसा नहीं है। इन्होंने क्या बोला हुआ है, पूछना क्या चाहते हैं कि हम इस क्यूब के अंदर, हम इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज रखें ताकि वो इतना सेम फ्लक्स दे हमें, हम इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज रखें कि वो हमें इतना फ्लक्स दे। ठीक है, बहुत आसान। तो फ्लक्स क्या होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से हम चार्ज निकाल लेंगे फाई नेट इंटू एप्सिलॉन नॉट करके। ठीक है, फाई नेट की जगह हम ये रख देंगे और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम क्या रख देंगे 8.85 इंटू 10 की पावर -12। आया, आया, ये पूरा समझ में आया। ठीक है, छाप लो इसको, छापो छापो, मिटा दें, मिटा दें, ठीक है।
अब वैसा ही हमें एक और बार डिट्टो लगभग लगभग सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया, बस थोड़ा सा ही चेंज था। क्या? थोड़ा सा ही चेंज था। फिर से इन्होंने वही एक्सेस हमें बना के दी। ये सब कुछ क्वेश्चन में बना हुआ था, ठीक है, ये हमें खुद से नहीं बनाना। ऐसे हमें कुछ एक्सेस बना के दी, ठीक है। और अब की बार इन्होंने क्या किया, अब की बार इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा आगे इस क्यूब को बनाने की जगह, यहाँ आगे बनाने की जगह इन्होंने यहाँ पे बना दिया। समझ में आया? इस क्यूब को थोड़ा आगे बनाने की जगह, वहां पिछले वाले केस में 0.1 मीटर आगे बनाया था ना, तो यहाँ पे उसकी जगह इन्होंने इसको यहीं पे बना दिया, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी, 10x + 5 आई कैप न्यूटन पर कूलम, 10x + 5 आई कैप न्यूटन पर कूलम। और इसकी जो साइड की लेंथ है, इसकी जो साइड की लेंथ है वो है l, कुछ ना कुछ l, वैल्यू इसकी नहीं दी, बस इसको l बोल दिया, ठीक है। तो अब इन्होंने बोला कि फाइंड फ्लक्स, इस बार इन्होंने सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स पूछा। और एक और बार ऐसा सेम क्वेश्चन आया, दोनों को ही लिख देता हूँ क्योंकि अभी तो हमें सॉल्व करने के लिए ज़्यादा मुश्किल होगी नहीं, तो दोनों को साथ में अगर मैं लिखूँ, एक और ऐसा ही सेम क्वेश्चन था, y z x y z x। एक और बार इन्होंने क्या किया, यहीं पे क्यूब को बना दिया, यहीं पे क्यूब को बना दिया ओरिजिन के साथ, एक सरफेस इसका ओरिजिन के साथ, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा कि इसकी साइड लेंथ कितनी है, इसकी साइड लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, इसकी साइड लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 5x² + 2 आई कैप, 5x² + 2 आई कैप न्यूटन पर कूलम। अब इन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने क्या कहा, फाइंड नेट फ्लक्स, दोनों ही केसेस में। तो इन दोनों केसेस को ट्राई करो जब तक मैं अपने मार्कर को थोड़ी सी इंक पिला दूं। कर लिया ट्राई, कर लिया ट्राई, करा दूं? तो एक काम करते हैं, ये वाला मैं यहीं पे करा देता हूँ और इस वाले को हम रख देते हैं होमवर्क में। इस सभी का सॉल्यूशन करके इसका आंसर कमेंट्स में दे देना, ठीक है। तो इसको आओ चलो सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखना, यहाँ पे भी फ्लक्स कहाँ पे है, एक्स एक्सिस में है, यहाँ पे भी फ्लक्स कहाँ है, इसी एक्स डायरेक्शन में है, ऐसा है फ्लक्स, ऐसी है इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है एक्स एक्सिस की तरफ। अब यहाँ पे वही बात है कि इनवर्ड जो फ्लक्स होगा वो यहाँ पे आएगा इस सरफेस के थ्रू, और जो आउटवर्ड फ्लक्स आएगा वो यहाँ पे आएगा इस सरफेस के थ्रू। समझ में आ रहा है? अब ये वाला जो सरफेस है ये कहाँ है, x = 0 पे, ये तो ओरिजिन पे है ना। और ये वाला जो सरफेस है वो कहाँ है, l डिस्टेंस दूर, l डिस्टेंस दूर, ये वाला जो सरफेस है वो कहाँ है, x = l पर। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं इनवर्ट फ्लक्स निकालूं, इनवर्ट फ्लक्स निकालूं, वो कितना होगा, वो कितना होगा ई ए। अभी हमने देख लिया था ई ए cos 0 वगैरह करके, फिर वो आंसर पूरा ई ए आ गया था, ठीक है। तो अभी x की वैल्यू क्या है, 0 है, मतलब अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू को 0 पुट करना पड़ेगा। तो 10 × 0 0 + 5 5, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास कितनी आएगी 5। एरिया कितना है, इसकी साइड लेंथ है l, तो इसका एरिया कितना होगा l², इसका एरिया कितना होगा l²। तो फाई n कितना आ गया 5l², फाई n कितना आ गया 5l²। अब अगर मैं फाई आउट निकालूं, फाई आउट निकालूं, वो भी क्या आ जाएगा ई ए, वो भी क्या आ जाएगा ई ए। फाई आउट क्या है, फाई आउट क्या है, बाहर निकलने वाला फ्लक्स एट x = l, तो मुझे यहाँ पे x की जगह l पुट करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी 10l + 5 × l², 10l + 5 × l², आया एरिया की जगह l²। तो ये कितना आएगा 10l³ ये अंदर जाके मल्टीप्लाई हुआ 10l³ + 5l²।
10L³ प्लस 5L²। तो 5 नेट कितना आएगा, 5 आउट प्लस 5 इन। 5 आउट कितना है, इतना 10L³ प्लस 5L²। 5 इन कितना है, माइनस होगा ये, क्योंकि इनवर्ट फ्लक्स क्या होता है, नेगेटिव, -5L²। ये कटा, तो 5 नेट कितना आ गया, 5 नेट कितना आ गया 10L³। यही इन्होंने पूछा हुआ था। अब अगर ये चार्ज भी पूछ लेते, चार्ज भी पूछ लेते तो हम यहाँ से निकाल लेते। चार्ज कितना होता है, चार्ज एनक्लोज कितना होता है, नेट फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज कितना आ जाता 10L³ 10L³ इनटू एप्सिलॉन नॉट। इस सब को हम सॉल्व कर देते। आया आया कि ऐसे सवालों को करना कैसे है। हमें क्या करना है, जिस सरफेस पे फ्लक्स आ रहा है, जिस सरफेस पे फ्लक्स आ रहा है, फ्लक्स नहीं फ्लक्स, ठीक है, तो वहाँ पे हमें x की वैल्यू देख के, वहाँ पे हमें x की वैल्यू देख के इनवर्ट फ्लक्स निकालना है, और जहाँ से बाहर निकल जा रहा है वहाँ पे x की वैल्यू देख के आउटवर्ड फ्लक्स निकालना है। फिर नेट फ्लक्स निकालने के लिए आउटवर्ड माइनस इनवर्ट कर देंगे, तो हमारे पास नेट फ्लक्स आ गया। ये हमारा आंसर है। अगर चार्ज भी पूछा हुआ है तो हम ये चीज़ करेंगे। आया, तो छाप लो इसको, छाप लिया, मिटा दूं, ठीक है। तू अगर मेरी ये हवाएं तेरी, तू अगर मेरी सारी राहें तेरी, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। तू अगर मेरी ये उजाले तेरे, तू अगर मेरी दिल हवाले तेरे, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। अब एक सवाल आया था कि हमारे पास दो लाइन चार्जेस हैं, दो लाइन चार्जेस हैं, ठीक है। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है λ1, किसके बराबर 10 माइक्रोकूलम पर मीटर, ठीक है। और इसका λ2 जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो कितना है -20 माइक्रोकूलम पर मीटर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये कितना दूर है, एक दूसरे से 1 मीटर दूर है। कितना दूर है, एक दूसरे से 1 मीटर दूर है। तो इन्होंने कहा कि इसके मिड पॉइंट पर, इसके मिड में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। बहुत बढ़िया। अब एक चीज देखना, ये है पॉजिटिव, ये λ1 क्या है, पॉजिटिव, मतलब ये जो चार्ज डेंसिटी है वो कैसी है, पॉजिटिव। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे होगी, अवे होगी, अवे फ्रॉम पॉइंट, पॉजिटिव से अवे जाती है, दूर जाती है। और ये जो λ2 है, इसकी ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो है -20 माइक्रोकूलम पर मीटर, मतलब नेगेटिव है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसके पास जाएगी, इसके पास जाएगी। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो E1 प्लस E2 होगी, है ना, E1 प्लस E2 होगी। बहुत बढ़िया, दोनों इसी डायरेक्शन में है। तो कितनी होगी, अब यहाँ पे एक चीज देखना, ये है मिड पॉइंट, ठीक है, और ये है टोटल 1 मीटर। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो यहाँ से भी इसका डिस्टेंस कुछ r अगर मैं मान लूँ, तो यहाँ से भी इसका वही डिस्टेंस r होगा। ये मिड में है ना इन दोनों के, तो जितना डिस्टेंस यहाँ से होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ से होगा। बहुत बढ़िया। तो इसकी वजह से, इसकी वजह से लाइन चार्ज की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, λ/2πε0 r प्लस λ/2πε0 r, यही होता है। तो ई नेट कितनी आएगी, 1/2πε0 r को मैं कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि r दोनों के केस में सेम है। तो मैं यहाँ पे 1/2πε0 r को कॉमन ले लिया। मैंने क्या किया, इन दोनों को कॉमन ले लिया। अंदर ब्रैकेट में क्या बचा, λ1 प्लस λ2। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे एक चीज देखना, अगर मैं इस चीज को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, ऐसे 2 से डिवाइड कर दूं, कोई दिक्कत, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करा और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करा, तो ये क्या आ जाएगा 2/4πε0 r, 2/4πε0 r इनटू λ1 कितना है 10, 10
माइक्रो, 10 माइक्रो। और लैम्डा टू कितना है? अब यहाँ पे कुछ लोग -20 पुट कर देंगे, बट ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसी की तरफ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ होगी, जो कि हमने ऑलरेडी एरो में दिखा दिया है। तो हम यहाँ पे अभी इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करेंगे, मतलब सिर्फ और सिर्फ 20 पुट करेंगे, 20 माइक्रो यही पुट करेंगे। यहाँ पे माइनस साइन नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एरो से ऑलरेडी दिखा दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसी की तरफ होगी। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखना 1/4πε0 को हम क्या बोलते हैं? के। 1/4πε0 को क्या बोलते हैं? के बोलते हैं। तो यहाँ पे जो इनेट आएगा वो क्या होगा? 2k अपॉन आर। 2k अपॉन आर, ये कितना हो जाएगा? 30 माइक्रो। 30 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, 10 की पावर -6। बहुत बढ़िया। k की वैल्यू भी पुट कर देंगे, 2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 30 इंटू 10 की पावर -6। अभी r की वैल्यू क्या होगी? टोटल 1 मीटर था और ये एग्जैक्टली बीच में है, तो ये भी 0.5 मीटर होगा, ये भी 0.5 मीटर होगा। तो r की वैल्यू क्या आ गई? 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। इस कैलकुलेशन को हम यहाँ ले जाते हैं, इस कैलकुलेशन को हम यहाँ ले जाते हैं। क्या आया? 2 इंटू 9 18, 2 इंटू 9 18, ठीक है। 2 इंटू 9 18, 18 इंटू 3 54, 54 अपॉन 5। एक काम करते हैं, ये घटा 2 से, 2 2 4 9 36, 36 इंटू 3 कितना आया? इनेट 36 इंटू 3, 36 इंटू 3 10 की पावर 9, ये हुआ 10 -4, तो 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 कितना आया? कितना आया? कैलकुलेशन सही है? ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 108 इंटू 10 की पावर 4, 108 इंटू 10 की पावर 4। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1.08 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आई। देख लेना एक बार कैलकुलेशन में, अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ हो तो ठीक कर लेना। बाकी यहाँ तक तो अप्रोच इसकी यही रहेगी। आया? अप्रोच इसकी यही रहेगी। और क्या पूछा हुआ है? और क्या पूछा हुआ है इन्होंने? इन्होंने बोला हुआ है कि एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, इसमें डायगोनली, डायगोनली मतलब ऐसे में दो डाइपोल्स रखे हुए हैं। कैसे? डाइपोल क्या होता है? -q और +q कुछ ना कुछ डिस्टेंस पर, अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एट सम डिस्टेंस। तो यहाँ पे है -q, यहाँ पे है +q, ऐसा है डाइपोल। ठीक है, ऐसा है कुछ डाइपोल। और दूसरा क्या है? दूसरा डाइपोल कुछ ऐसा है। ठीक है। अब इन्होंने बोला कि यह है इस स्क्वायर का सेंटर, यह है इसका सेंटर। इस सेंटर ओ पे, इस सेंटर ओ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इस सेंटर ओ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। बहुत बढ़िया। अब एक चीज देखना, इसको डाइपोल वगैरह वाले से करने से अच्छा हम इसको सिंपल चार्जेस मान के कर लेते हैं। अब मैं इनको अगर डाइपोल मानूं, फिर मैं डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं, तो ये सब कुछ क्या हो जाता है? बहुत ही मेहनत वाला काम हो जाता है, फालतू में मजदूरी वाले काम में होते हैं। तो हम क्या करेंगे? इन सबको डाइपोल मानने की बजाय इन सबको नॉर्मल चार्जेस मान देते हैं। वो अप्रोच भी 100% सही है, कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा। ठीक है, आया? मतलब ये +q है, इसकी वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होनी चाहिए थी। सॉरी 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 सॉरी, हे भगवान, सॉरी सॉरी सॉरी। अभी तो बड़े हीरो बन रहे थे, कोई कुछ नहीं कहेगा, खुद ही गलती कर दी। बताओ, हो जाती है, कोई बात नहीं, है ना? तुम लोग मत कर देना एग्जाम में, मुझसे यहाँ पे हो जाए तो हो जाए। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, एक चीज़ देखना, ये सेंटर, ये है +q, तो +q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी, +q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे होगी। तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, इसकी वजह से, और एक और इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी -q की वजह से इसकी तरफ। आया? ठीक है, इसकी वजह से इधर की तरफ आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, इसकी वजह से भी इधर की तरफ ही आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हैं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हैं। आया? अब ये चार्जेस सारे के सारे सेम है, क्यू 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 क्यू, मैग्नीट्यूड इनका सेम है, भले अपोजिट नेचर के हैं बट उनका अपोजिट नेचर मैंने एरो से दिखा दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड उनके पास होगी, बाकी सबका मैग्नीट्यूड तो सेम है। हाँ, अभी स्क्वायर का ये जो डायगोनल होता है, कहाँ बनाओ कहाँ बनाओ कहाँ बनाओ, हाँ, यह एक स्क्वायर, इसकी साइड लेंथ है ए, तो इसका ये जो डायगोनल होता है इसकी लेंथ कितनी होती है, a√2, a√2। इस डायगोनल का आधा यहां से लेके यहां तक इसकी लेंथ कितनी होगी, a√2/2, डायगोनल का आधा, तो ये कितना आ जाएगा, a/√2, कितना आ जाएगा, a/√2। बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये चार्जेस कितना दूर है यहाँ से, अगर ये सेंटर है, अगर ये सेंटर है O, तो ये चार्जेस सेंटर में से कितना दूर है, a√2, सॉरी a/√2, 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 मतलब चार्जेस सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो ये चारों की चारों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। हाँ, ये चारों की चारों इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगी वो सेम होगी, क्यों, क्योंकि वो सारे सेम चार्जेस की वजह से हैं और सेम डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं। यहाँ से भी इसका डिस्टेंस a/√2 है, यहाँ भी a/√2, यहाँ भी a/√2, यहाँ भी a/√2। बहुत बढ़िया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं निकालूं, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं निकालूं, क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू kq² अपॉन kq² अपॉन a/√2 का स्क्वायर, a/√2 का स्क्वायर, तो ये आएगा kq² अपॉन a²/2। अब ये तो ऊपर चला जाएगा, 2kq² अपॉन 2kq² अपॉन a², 2kq² अपॉन a²। ठीक है, कौन कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से है। तो क्या मैं इस चीज को ऐसा बना सकता हूं, ऐसा बना सकता हूं कि नहीं, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड साथ में है तो E प्लस ई, टू ई मिल गई, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड साथ में है तो E प्लस ई, टू ई यहाँ पे आ गई। बहुत बढ़िया। अब स्क्वायर के जो दो डायगोनल्स होते हैं, जो स्क्वायर के दो डायगोनल्स होते हैं वो कितने एंगल पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, 90 पे, मतलब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, वेक्टर सम कर दूंगा, इन सबका वेक्टर सम कर दूंगा, करते थे ना, रिजल्टेंट क्या होता है, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, तो यहाँ पे a कितना है, 2e, 2e का स्क्वायर प्लस 2e का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2e इंटू 2e इंटू कॉस, कॉस कितना, cos 90, cos 90, तो ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो गया क्योंकि cos 90 जीरो होता है। तो ई नेट कितना आया, ई नेट कितना आया, 2e² 2e² मतलब 4e² प्लस 4e² मतलब √8e², 4e² प्लस 4e² मतलब √8e²। तो ई नेट कितना आ जाएगा, 2√2e, ई नेट कितना आ जाएगा, 2√2e, सॉरी कितना आ जाएगा, 2√2e। इसी e को हमने क्या लिखा था, इसी e को हमने क्या लिखा था, ये इसी e को हमने क्या लिखा था, हाँ, इसी e को हमने क्या लिखा था, 2kq² अपॉन a², 2kq² अपॉन a²। तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये कितना आ जाएगा, 4√2, 4√2, 2 इंटू 2 4 और ये √2, kq² अपॉन a²। आया, आगे ये चीज समझ में आया, ठीक है, छाप लो इसको। छाप लिया, छाप लिया, ठीक है।
अब एक बार का इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आया हुआ है, ठीक है। मतलब ऐसे सवाल थोड़ा सा इनको घुमा के दे दिया इन्होंने टॉर्क और डाइपोल के लिए, ठीक है। इस चैप्टर में से टॉर्क और डाइपोल तो जरूर से करके जाना। मतलब बहुत बार इनके ऊपर सवाल आ रखे हैं और ये भी उन्हीं का एक सवाल है। इन्होंने क्या बोला हुआ है कि हमारे पास दो डाइपोल चार्जेस हैं, हमारे पास दो डाइपोल के चार्जेस हैं -1 पिको कूलम एंड +1 पिको कूलम, ठीक है। ये डाइपोल के हमारे दो चार्जेस हैं। ये कहाँ पे लोकेटेड हैं? लोकेटेड एट 0,0 एंड 3 mm, 4 mm रिस्पेक्टिवली, ठीक है। लोकेटेड एट इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1000 वोल्ट पर मीटर आई कैप। देन फाइंड टॉर्क। क्या बोला हुआ है इन्होंने कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ पे? एक्स एक्सिस में, आई कैप। और हमारे पास एक डाइपोल है जिसमें दो चार्जेस हैं -1 पिको कूलम एंड +1 पिको कूलम। और ये जो -1 पिको कूलम है वो कहाँ पे है? 0,0 पे, ओरिजिन पे। और ये जो +1 पिको कूलम है वो कहाँ है? 3,4 पे, ठीक है। बहुत बढ़िया। मतलब अब अगर मुझे टॉर्क निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? डाइपोल पहली बात तो हम देखते हैं पड़ा कैसे हुआ है। अगर मैं कहूँ कि ये मेरा ओरिजिन है, कहाँ पे? यहाँ पे ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है। बहुत बढ़िया। यहाँ पे मेरा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और यहाँ से x में कितना आगे गए? 3, और y में कितना आगे गए? 4। मतलब x में हम कितना आगे गए? कुछ ना कुछ 3, और y में कितना ऊपर गए? 4। यहाँ पे मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। एंड ये है मेरा डाइपोल, ये कहाँ पे है? 3 mm, 4 mm पर। इतना आया कि नहीं? मतलब इस चीज का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेट्स ही तो है, x, y। x में कितना आगे गए? 3 mm, y में कितना ऊपर गए? 4 mm। मतलब ये जो लेंथ है वो है 3 mm, और ये जो लेंथ है वो है 4 mm। अभी पाइथागोरस से दिख रहा होगा कि अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 5 mm। ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 5 mm। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब मतलब हमारे पास एक डाइपोल है जिसकी लेंथ कितनी है? 5 मिलीमीटर, और उसमें जो दो चार्जेस हैं वो इतने हैं। बहुत बढ़िया। अब ये जो डाइपोल है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? ये एक्स एक्सिस है, ये वाली, और ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा, कुछ ना कुछ। कितना है ये थीटा? अगर मैं टेन थीटा लिखूं वो कितना आएगा? 4/3। टेन थीटा कितना आएगा? 4/3, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा की वैल्यू 4/3 कब आती है? जब थीटा 53 डिग्री हो। इसको याद कर लेना। बट वैसे भी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अगर ये बना दिया ना तो इस चीज़ की कुछ ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी इसको याद कर सकते हो। बहुत बढ़िया। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी आई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कुछ ऐसे है, और डाइपोल कैसे है? ऐसे है कुछ, डाइपोल ऐसे है। डाइपोल कुछ ऐसा है, ठीक है। डाइपोल कितना एंगल बना रहा है? डाइपोल एक्स एक्सिस के साथ कुछ थीटा एंगल बना रहा है, तो डाइपोल या इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी थीटा एंगल बना रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? आई कैप, एक्स एक्सिस, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा। बहुत बढ़िया। अब अगर मैं कहूँ कि इसमें टॉर्क निकालो, तो टॉर्क का क्या आएगा? पीई साइन थीटा। टॉर्क कितना आएगा? पीई साइन थीटा। पी क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। पी क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट कितना होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। ये इनके चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है? 5 मिलीमीटर। तो अगर मैं यहाँ पे डाइपोल मोमेंट निकालूं, कितना आएगा?
चार्ज कितना है 1 पिको कूलम्ब। पिको कितना होता है 10⁻⁻12। और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है 5 मिलीमीटर, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻3। तो ये 5 इंटू 10⁻⁻15 आ जाएगा, 15 कूलम्ब मीटर, 15 कूलम्ब मीटर आया। तो डाइपोल मोमेंट हमारे पास कितना है, इतना है। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास कितनी है 1000, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास कितनी है 1000 इंटू साइन थीटा। यहाँ से साइन थीटा अगर मैं निकालूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कितना आएगा 4/5, 4/5, ये 5 इससे कटा, ये 5 इससे कटा। टॉर्क मेरे पास कितना है 4 इंटू 10⁻⁻15 3 -12 न्यूटन मीटर। टॉर्क मेरे पास कितना आया 4 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर। आ गया, आ गया समझ में, ठीक है। देखो इसको, देखो मिटा दूं, मिटा दूं, ठीक है। अब बस कुछ ही सवाल रहते हैं, कुछ ही सवाल रहते हैं, 2-4। इन्होंने कहा कि हमारे पास एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, हॉलो स्फीयर, ठीक है। कैसा स्फीयर, हॉलो स्फीयर कंडक्टिंग, जिसपे जिसकी चार्ज तो नहीं दिया हुआ, जिसका चार्ज नहीं दिया हुआ, इन्होंने ये बोला हुआ है कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है प्लस सिग्मा, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है प्लस सिग्मा, ठीक है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो यूजिंग गॉस लॉस, यूजिंग गॉस लॉ। इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। पहला पॉइंट क्या है आउटसाइड, सेकंड क्या है इनसाइड, थर्ड क्या है एट सरफेस, ठीक है। निकालते हैं। अब मैं यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बना देता हूँ, मैं यहाँ पे एक इसके अराउंड कुछ गॉसियन सरफेस बना देता हूँ। ऐसा इसके अराउंड कुछ ना कुछ ये गॉसियन सरफेस बन गया, ठीक है। अब अगर मैं बाहर वाले के लिए अगर मैं कहूँ कि मुझे यहाँ से, ये सेंटर है इसका, यहाँ से मुझे कुछ r डिस्टेंस दूर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, आउटसाइड वाला पॉइंट हो गया ना, ये तो मेरा स्फीयर था, एंड ये इसके बाहर वाले की बात कर रहा हूँ, यही होगा, है ना। अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है सिग्मा, अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है सिग्मा, और इसका रेडियस कितना है कैपिटल आर, इसका रेडियस कितना है कैपिटल आर, तो इस पे चार्ज कितना होगा सिग्मा इंटू एरिया होगा। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा क्या होता है कि कितना चार्ज है पर यूनिट एरिया, कितना चार्ज है पर यूनिट एरिया। तो अगर मुझे चार्ज निकालना है तो मैं सिग्मा इंटू ए कर दूंगा। सिग्मा क्या कहता है कि एक 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर कितना चार्ज है, 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर कितना चार्ज है, तो कुछ ना कुछ ए वाले एरिया पर कितना चार्ज होगा सिग्मा इंटू ए। अगर मैं कहूँ 1 मीटर स्क्वायर पर कुछ क्यू चार्ज है, तो किसी ए एरिया पर क्यू ए चार्ज होगा, यही होगा ना। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि किसी ए एरिया पर कितना चार्ज होगा, किसी ए एरिया पर कितना चार्ज होगा, जितना 1 मीटर एरिया इंटू जितना 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज है, तो 1 मीटर का स्क्वायर का जो चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं सिग्मा, यही तो बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास टोटल चार्ज कितना होगा सिग्मा इंटू एरिया, कितना आएगा कितना आएगा कितना आएगा सिग्मा इंटू एरिया कितना होगा इसका बाहर का सरफेस एरिया। एक स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, एक स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4πr², कितना होता है 4πr²। तो मेरे पास चार्ज आ गया इस पे टोटल इतना, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं यहाँ पे गॉसियन, अगर मैं यहाँ पे गॉस लॉ लगाऊँ, या अगर मैं यहाँ पे गॉस लॉ लगाऊँ, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही किसके बराबर होता है ई ए के,
यही बराबर होता है ई ए के। वैसे तो ई ए कॉस थीटा आएगा, ठीक है, बट इसकी वजह से ये चार्ज है ना पूरा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे आ रही होगी, इसका एरिया वेक्टर भी ऐसा ही होगा, तो इनके बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री, इनके बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री, तो कॉस 0 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। चार्ज एंक्लोज कितना है इस गॉसियन सरफेस के अंदर, चार्ज कितना है जितना इस स्फीयर पे है, जितना इस स्फीयर पे है, कितना चार्ज इतना, तो सिग्मा इंटू 4 पाई r² बटे सिग्मा इंटू 4 पाई r² बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हमें निकालनी है, हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, इनसाइड और एट सरफेस, इनटू एरिया कितना है अभी बताया, इस गॉसियन सरफेस का एरिया कितना होगा, इस बाहर वाले का एरिया कितना होगा, इसका रेडियस कितना है स्मॉल r, तो इसका एरिया कितना होगा 4 पाई r²। ये तो इसके अंदर वाले का था ना, इस वाले स्फीयर का, इस गॉसियन सरफेस का एरिया कितना होगा बड़े वाले स्फीयर का, बड़े वाले स्फीयर का। जैसे ये कैसा बना हुआ है, ऐसा है अंदर वाला स्फीयर जिसका रेडियस कितना है कैपिटल R, तो इसका एरिया कितना आएगा 4 पाई r²। अब अगर मैं गॉसियन सरफेस की बात कर रहा हूं तो उसका सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस कितना है स्मॉल r, तो इसका एरिया कितना होगा 4 पाई r², ठीक है। तो 4 पाई कटा 4 पाई कटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास कितनी आ गई, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट r² अपॉन r² बटे स्मॉल r²। ये कहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड है, आउटसाइड की, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दी स्फीयर। समझ में आया, समझ में आया, एक नया टर्म, ठीक है, आ गया। वरना अभी तक हम क्या पढ़ते थे, अगर इस पे कुछ चार्ज क्यू है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पढ़ते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे r², यही पढ़ते थे। अब इसका सिग्मा के टर्म्स में क्या आएगा, ये आएगा, आया, ये क्या है आउटवर्ड वाला। इनसाइड वाले की बात करूं, अगर मैं गॉसियन सरफेस इनसाइड बनाऊं तो इनसाइड तो इसके कुछ चार्ज है नहीं, क्योंकि ये है एक कंडक्टिंग स्फीयर, तो कंडक्टिंग स्फीयर की तो बाहर आ जाता है सारा का सारा चार्ज, इसके इनसाइड तो कुछ चार्ज है ही नहीं, तो जब अंदर कुछ चार्ज है ही नहीं तो उसकी वजह से कुछ फ्लक्स भी नहीं होगा, और अगर फ्लक्स नहीं है तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया 0। एट सरफेस, सरफेस पर, इसके सरफेस पर ये जो r की वैल्यू होती है, वो कैपिटल R के बराबर हो जाती है। ये क्या है, एक जनरल टर्म है ना, ये एक जनरल टर्म है ना, जहां से r क्या है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। तो सरफेस पे अगर मुझे निकालनी है, ये है इसका सरफेस, तो सरफेस से लेकर ये क्या होगा डिस्टेंस, रेडियस के बराबर ही तो होगा, मतलब एट सरफेस वाले केस में जो r होता है वो कैपिटल R के बराबर हो जाता है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट r² बटे r², तो ये कटा, कितनी आ गई सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, आया सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, आ गया, बहुत बढ़िया, छाप लो इसको। बिठा दूं, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला भाई कि हमारे पास एक लाइन चार्ज है, ठीक है, एक हमारे पास लाइन चार्ज है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, और इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, जैसे ये है एक लाइन चार्ज, और ये है एक इलेक्ट्रॉन, वो इसके अराउंड ऐसे रोटेट कर रहा है। तो कोई भी बॉडी रोटेट कब करती है सर्कुलर पाथ पे, जब उस पे सेंटर की तरफ, अंदर की तरफ एक एक्सेलरेशन लग रहा हो, एक फोर्स लग रहा हो, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये फोर्स कैसे लगेगी इस पे, एक चीज देखना,
ये है पॉजिटिवली चार्ज, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, इसकी वजह से पॉजिटिवली वाले की वजह से अवे फ्रॉम पॉइंट होगी। और क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो इसकी फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो फोर्स ऐसे होगी। तो क्या है, सेंटर की तरफ इनवर्ड फोर्स लग रहा है, तो यही फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह वर्क करेगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इसके अगल बगल गोल गोल घूमेगा। बहुत बढ़िया। इन्होंने क्या बोला, फाइंड फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालो। ठीक है, निकालते हैं, क्या बड़ी बात है। कैसे निकालें कैसे निकालें कैसे निकालें, हमें पता है कि ये जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह वर्क कर रहा है। असली में कौन सा फोर्स है, असली में कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है। वो किसकी तरह वर्क कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पर कितना लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगता है, क्यू ई। अब यहाँ पे क्यू कितना है, चार्ज कितना है, ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई, तो ई आ गया है। और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, एम वी स्क्वायर बटे आर, एम वी स्क्वायर बटे आर। आर क्या है, इस पाथ का रेडियस, जिस पाथ में वो गोल गोल घूम रहा है। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे अगर मैं इसी चीज को देखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इस लाइन चार्ज की वजह से कुछ आर डिस्टेंस दूर, यही तो होगा इसका रेडियस, कुछ आर डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सिग्मा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सिग्मा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बटे आर। तो आर और आर कट गया, आर और आर कट गया। एम वी स्क्वायर कितना आया, सिग्मा बटे सॉरी सिग्मा बोल रहा हूँ, लैम्डा ई, सॉरी क्या है ये, एम वी स्क्वायर कितना आया, लैम्डा ई अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आया। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा लैम्डा ई बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, लैम्डा ई बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितनी आ गई काइनेटिक एनर्जी, लैम्डा ई बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और क्या पूछा हुआ है, और क्या क्या पूछा हुआ है इन्होंने, इन्होंने क्या पूछा हुआ है कि एक चार्ज है मेरे पास, +1 कूलम, 1 माइक्रो कूलम, ठीक है। कितना है मेरे पास चार्ज, 1 माइक्रो कूलम। हे भगवान, अच्छे से नहीं बना, एक सेकेंड है ना। मेरे पास एक चार्ज है 1 माइक्रो कूलम, और उसी के पास में एक और चार्ज रखा हुआ है 4 माइक्रो कूलम। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 2 मीटर। इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, 2 मीटर। तो ऐसा पॉइंट बताओ जहां पे नेट फोर्स या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी किसी चार्ज पे। मतलब मुझे इन दोनों के बीच में कुछ ऐसी जगह बतानी है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगेगी, इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगेगी अवे, इस वाले की वजह से ऐसे लगेगी इसके अवे। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही होंगी, तो किसी एक पॉइंट पे ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जाएंगे और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ऐसे ही होगा। तो अगर मैं कहूँ कि वो पॉइंट इस चार्ज से कुछ h डिस्टेंस दूर है, वो पॉइंट इस चार्ज से कुछ x डिस्टेंस दूर है, तो वही पॉइंट यहाँ से कितना दूर होगा, 2 - x। वही पॉइंट यहाँ से कितना दूर होगा, 2 - x। और ये है, मान लेते हैं वो पॉइंट O जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इसका मतलब इधर की तरफ जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और इधर की तरफ आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड E2, ये दोनों बराबर हैं। मतलब E1 = E2। E1 कितनी है, KQ1 बटे x², इसको मैंने Q1 बोल दिया, KQ1 बटे x²। और E2 कितनी है,
2 माइनस एक्स का स्क्वायर, K(2 माइनस एक्स का स्क्वायर, इतना आया, इतना आया, ठीक है। K कटा, Q1 कितना है 1 माइक्रो कूलम, 1 माइक्रो कूलम। Q2 कितना है, Q2 कितना है, Q2 कितना है 4 माइक्रो कूलम। आया, तो ये कटा, ये कटा, हमारे पास क्या आ गया 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। 2 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, दोनों तरफ से रूट आ जाएगा, तो 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर का रूट क्या आ जाएगा 2x, ये x वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल्स टू 3x, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2/3 मीटर, x की वैल्यू क्या आ गई 2/3 मीटर। तो इस स्मॉलर चार्ज से कितना दूर है 2/3 मीटर के डिस्टेंस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, और यहाँ से कितनी दूर होगी 2 माइनस एक्स, मतलब 2 माइनस 2/3 आया। अब इनकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, इनकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, ठीक है, जो कि हम एग्जाम में डायरेक्टली तो यूज़ नहीं कर सकते, डायरेक्टली हमें ये वाला मेथड अपनाना है पूरा, पर हम अपना आंसर चेक करने के लिए उस शॉर्ट ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। कौन सी है वो शॉर्ट ट्रिक, अगर मेरे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, और उससे r डिस्टेंस दूर एक और चार्ज रखा हुआ है प्लस n टाइम्स ऑफ क्यू, ये इसका n गुना है, ये इसका कुछ n टाइम्स है, ये बड़ा चार्ज है, ये छोटा चार्ज है। और वैसे ही सिमिलरली मेरे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, और इससे r डिस्टेंस दूर मेरे पास एक चार्ज है माइनस एन क्यू, माइनस एन क्यू, बहुत बढ़िया। तो इसमें अगर मैं कहूँ कि कुछ h डिस्टेंस दूर, छोटे वाले चार्ज से कुछ h डिस्टेंस दूर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो ये डिस्टेंस कैसे निकालूंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है x इज इक्वल टू r, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अपॉन अंडर रूट ऑफ n प्लस वन, अंडर रूट ऑफ n प्लस वन, n क्या है बड़ा वाला चार्ज छोटे वाले चार्ज से कितना गुना बड़ा है, इस चीज को यहाँ पे पुट करके देखना, आंसर देखना आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, ये डिस्टेंस यहाँ पे होगा, ठीक है, और यहाँ पे जो x डिस्टेंस आएगा कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है वो कुछ यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, बोले यहीं पे क्यों, क्या यहाँ पे कभी भी 0 आ सकता है, खुद सोचना। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इसकी वजह से ऐसे है, तो क्या यहाँ पे कभी भी 0 आ पाएगा, नहीं, यहाँ पे 0 आएगा। कैसे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसकी वजह से ऐसे है अवे, इसकी वजह से टूवर्ड्स है, इसकी वजह से टूवर्ड्स है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो छोटे वाले चार्ज से x डिस्टेंस दूर बाहर की तरफ, तो यहाँ पे x कितना होगा r अपॉन अंडर रूट ऑफ n माइनस वन, अंडर रूट ऑफ n माइनस वन, और ये अंडर रूट ऑफ n प्लस वन। जैसे यहाँ पे कौन सा वाला केस है, ये वाला केस है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये किसके लिए सेम नेचर ऑफ चार्ज के लिए, ये अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज के लिए, यहाँ सेम नेचर वाले है कंसेप्ट। तो ये है 1 माइक्रो कूलम, ये है 4 माइक्रो कूलम, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 4, कि ये इससे 4 गुना बड़ा है। तो अगर मैं x डिस्टेंस डायरेक्टली निकालूं वो कितना आएगा r अपॉन अंडर रूट ऑफ n प्लस वन, r कितना है 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ n, मतलब अंडर रूट ऑफ 4 प्लस वन, तो 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 कितना होता है 2 प्लस वन 3, तो x की वैल्यू 2/3 डायरेक्ट आ गई। आया, इस चीज को कैसे करना है आया, मिटा दो, सॉरी मिटा दो नहीं, इतना छाप लो, मैं मिटाता हूँ। अब सिर्फ 3 सवाल रहते हैं, ठीक है, उनमें से भी एक है थोड़ा सोचने वाला, और बाकी दो सिंपल है, इजी। तो पहले तो सिंपल वाले निपटा लें, ठीक है, सिंपल वाले यहाँ पे निपटा लेते हैं।
इन्होंने क्या बोला हुआ है कि हमारे पास दो एक्सिस हैं, ये है वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। ये फिगर इन्होंने दी हुई थी। इन्होंने क्या कहा, यहाँ पे दो डाइपोल्स रखे हुए हैं, यहाँ पे दो डाइपोल्स रखे हुए हैं, ठीक है। एक डाइपोल कुछ ऐसा है, ये है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू, ठीक है। और एक और डाइपोल है, जो कि इस वाले डाइपोल से 120 डिग्री पर है, ऐसा। ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि ऐसा कुछ अरेंजमेंट है, यहाँ पे है माइनस क्यू, यहाँ पे है प्लस क्यू, यहाँ पे है माइनस क्यू, यहाँ पे है प्लस क्यू। बहुत बढ़िया। अब इन्होंने कहा कि इन दोनों का जो डाइपोल मोमेंट है उसके बीच में 120 डिग्री है। मतलब एक चीज़ देखना, डाइपोल मोमेंट कहाँ से होता है, माइनस से प्लस, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो इसका डाइपोल मोमेंट कहाँ होगा, इसका डाइपोल मोमेंट कुछ ऐसा होगा, ऐसा ही होगा पी। इसका डाइपोल मोमेंट कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, ऐसा। इन दोनों के बीच में इन्होंने कहा कि जो एंगल बन रहा है इस डाइपोल मोमेंट के और इस डाइपोल के मोमेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना है 120 डिग्री। कितना है 120 डिग्री। ये इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है 120 डिग्री, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन में कहा हुआ है। तो इन्होंने बोला कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ एक्स एक्सिस में है, तो फाइंड टॉर्क जो कि इन दोनों डाइपोल के अरेंजमेंट पर लग रहा होगा। अब डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो मैं इन दोनों डाइपोल्स का वेक्टर सम कर सकता हूँ, बिल्कुल। और क्वेश्चन में एक और चीज बताई हुई है कि इन दोनों का डाइपोल मोमेंट सेम है p, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बिल्कुल। तो मैं इन दोनों का वेक्टर सम करके कुछ ना कुछ क्या पता निकाल सकूं, देखते हैं। इन दोनों का वेक्टर सम कितना आएगा, नेट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू, दो वेक्टर है ना, एक ऐसे की तरफ है वेक्टर और एक ऐसे की तरफ है वेक्टर 120 डिग्री पर। तो ये आएगा पी स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू कॉस 120 डिग्री। कितना आया, कॉस 120 डिग्री। तो 2p स्क्वायर इंटू कॉस 120 डिग्री कितना आता है, -1/2। कॉस 120 डिग्री कितना आता है, -1/2। तो ये क्या आया, 2p स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी। तो इनका नेट कितना आया, p। और क्योंकि अब ये दोनों सेम है, ये दोनों कैसे हैं, p p, ये भी दोनों क्या है, सेम है, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो इनका जो वेक्टर सम होगा वो एग्जैक्टली इसके बीच में से पास करेगा, p नेट, है ना। तो यहाँ पे ये जो वेक्टर सम होगा इनका जो वेक्टर सम होगा वो एग्जैक्टली ऐसे इनके बीच में से पास करेगा, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे एक चीज देखना, ये थे ऐसे एक्स और वाई एक्सिस, एक डाइपोल मोमेंट ऐसे ऊपर की तरफ था और एक डाइपोल मोमेंट ऐसे की तरफ था, एक ऊपर की तरफ था और एक ऐसे में था, है ना। और ये पूरा एंगल जो बन रहा था 120 डिग्री। अब ये एंगल तो है 90 डिग्री, तो अगर ये पूरा एंगल 120 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है ये 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना था, 120 डिग्री, ठीक है। मतलब मेरे पास ये वाला एंगल आ गया 30 डिग्री, बहुत बढ़िया। अब मैंने कहा कि इन दोनों का जो वेक्टर सम है वो एग्जैक्टली इनके बीच में से पास करेगा। जब ये एग्जैक्टली इनके बीच में से पास करेगा, ये टोटल एंगल था 120 डिग्री, तो ये एंगल भी होगा 60 डिग्री और ये एंगल भी होगा 60 डिग्री पूरा। मतलब ये वाला एंगल कितना होगा टोटल 60 डिग्री और ये वाला एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री।
अगर ये टोटल पूरा 60 डिग्री है, ये वाला पूरा अगर 60 डिग्री है और ये वाला 30 डिग्री है, तो सिर्फ ये वाला कितना होगा, 30 डिग्री। ऐसा ही होगा। जैसे ये है ना एक्स एक्सिस, ये पूरा एंगल 60 डिग्री बन रहा है, तो ये एंगल 30 डिग्री होगा, ये एंगल 30 डिग्री होगा। ऐसा ही होगा कुछ। ये है पी नेट और ये पी, ऐसा ही होगा कुछ, हाँ या ना। अब यहाँ पे देखना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस में इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेट डाइपोल मोमेंट का है, नेट डाइपोल मोमेंट ये एक्स एक्सिस से 30 डिग्री ऊपर, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री ऊपर, है ना। तो बस नेट डाइपोल मोमेंट आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। टॉर्क कितना होता है, पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। पी नेट कितना है, नेट डाइपोल मोमेंट कितना है, पी के बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई साइन थीटा, साइन 30 डिग्री 1/2। तो डाइपोल सॉरी तो टॉर्क ऑन डाइपोल कितना आ गया, PE/2। टॉर्क ऑन डाइपोल कितना आ गया, PE/2। आया, आया। मिटा दें इसको, मिटा दें, ठीक है। अब हमारे पास आगे क्या क्या आया, एक और सिंपल सवाल, और उसके बाद जो थोड़ा सा लेवल का सवाल है वो करके हम छुट्टी मनाएंगे, ठीक है। क्या बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है कि अगर मेरे पास एक प्लेन है, ठीक है, अगर मेरे पास एक प्लेन है, हवा में उड़ने वाला नहीं, एक ऐसा प्लेन है ऐसे, ठीक है। इसकी साइड लेंथ कितनी है, डी। ये एक स्क्वायर प्लेन है, ठीक है, स्क्वायर प्लेन है, इसकी सारी साइड सेम है, डी। अब इससे, अब इस वाले प्लेन से कुछ d/2 डिस्टेंस ऊपर, ये इसका सेंटर है, इसके सेंटर से d/2 डिस्टेंस ऊपर मैं एक क्यू चार्ज रख रहा हूँ, मैं एक क्यू चार्ज रख रहा हूँ। तो इसकी वजह से, इस क्यू चार्ज की वजह से इस प्लेन पर, इस प्लेन पर कितना फ्लक्स होगा। बोला क्या हुआ है, बोला क्या हुआ है कि एक प्लेन है, एक स्क्वायर प्लेन है, ऐसा ऐसा ऐसे रखा हुआ है। अब इसके सेंटर से d/2 डिस्टेंस ऊपर, यहाँ पे इसके सेंटर से d/2 डिस्टेंस ऊपर ऐसे, यहाँ पे मैंने एक क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो इस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी हर तरफ, हर तरफ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना फ्लक्स इस वाले सरफेस से जा रहा है पूरे। अब हम क्या करें, हमें तो सिर्फ एक ही जगह से फ्लक्स निकालना आता है, कहाँ से, गॉस लॉ से। पर गॉस लॉ सिर्फ तभी वैलिड है जब क्लोज सरफेस हो। तो क्या इसका, क्या ये क्लोज सरफेस है, ये तो सिर्फ एक प्लेन है, इससे क्लोज कैसे बन सकता है। तो क्या मैं इसका क्लोज सरफेस बनाने की कोशिश करूं, क्या मैं इसका क्लोज सरफेस बना सकता हूँ, बिल्कुल। कैसे बना सकता हूँ, आओ देखते हैं। मेरे पास अभी सिर्फ, मेरे पास अभी सिर्फ ऐसा है कुछ, मेरे पास अभी सिर्फ ऐसा है कुछ, ठीक है। तो एक क्यूब कैसे बनाते हैं, एक चीज देखी, एक चीज देखी, मेरे पास क्यूब का ये वाला साइड है ऑलरेडी, मतलब मेरे पास क्यूब का बेस है, नीचे वाला साइड है। अगर मैं 6 और ऐसे बना दूं, मतलब 5 और, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऊपर, तो वो एक पूरा क्लोज सरफेस बन जाएगा। हाँ, मतलब ये है ऐसे, ये है ऐसे, हाँ है ना। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, इसको ब्लैक पेन से बनाता हूँ, ठीक है। क्या ये क्यूब बन गया, क्या ये एक क्यूब बन गया, हाँ है ना। अब यहाँ पे एक चीज देखना है, यहाँ पे एक चीज देखना, अगर ये क्यूब है तो इसकी सारी साइड्स सेम लेंथ की होंगी। तो अगर इसका ये वाला डिस्टेंस d था, तो ये ऊपर में कितना होगा,
डी ई होगा, और चार्ज कितना ऊपर था, डी बाई टू डिस्टेंस ऊपर था, मतलब यहाँ पे डी बाई टू डिस्टेंस ऊपर था नीचे से। मतलब अगर मैं इस क्यूब को सामने से देख रहा हूँ, एक क्यूब है तो सामने से वो मुझे स्क्वायर की तरह दिखेगा, ऐसा दिख रहा है, सामने से मुझे स्क्वायर की तरह दिखेगा। तो ये यहाँ से कितना ऊपर है, डी बाई टू डिस्टेंस ऊपर है, और ये टोटल लेंथ कितनी है, डी। तो यहाँ से मैं टोटल फ्लक्स निकाल सकता हूँ। टोटल फ्लक्स कितना आएगा, टोटल फ्लक्स कितना आएगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब आएगा। ये टोटल फ्लक्स कितना है, क्यूब का है, पूरे के पूरे क्यूब का है। बट क्या मुझे क्यूब का फ्लक्स चाहिए था, नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ इस प्लेन का फ्लक्स चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ इसी प्लेन का। अब एक चीज देखना, एक क्यूब के सारे प्लेन के सारे सरफेस बराबर होते हैं, मतलब इसका एरिया, इसका एरिया, इसका 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 सबका एरिया बराबर होगा, और ये एग्जैक्टली बीच में रखा हुआ है। तो जो भी फ्लक्स होगा वो इक्वली सब में बढ़ जाएगा, इक्वली सारी की सारी छः की छः साइड में बढ़ जाएगा, है ना। तो ये जो टोटल जो क्यूब का फ्लक्स है वो 6 टाइम्स ऑफ ईच साइड होगा, मतलब क्यूब किससे बना है, 6 साइड से। तो ये जो फ्लक्स है वो इक्वली 6 के 6 साइड्स में बटा हुआ है ना, ऐसा ही है, क्योंकि एग्जैक्टली बीच में रखा हुआ है, और एक क्यूब की सारी साइड्स का जो एरिया होता है वो भी सेम होता है। मतलब ये इक्वली फ्लक्स यहाँ से जा रहा है, इक्वली यहाँ से फ्लक्स जा रहा है। इसको कैसे दिखाऊं, इक्वली, यहाँ से ऐसे इक्वली फ्लक्स डिवाइड हो रहा है सब में, इतना आया। तो अगर मैं किसी एक साइड का फ्लक्स निकालूं वो क्या आ जाएगा, किसी एक साइड का अगर मैं फ्लक्स निकालूं वो टोटल क्यूब अपॉन 6 हो जाएगा, टोटल क्यूब का फ्लक्स अपॉन 6। टोटल क्यूब का फ्लक्स कितना था, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसलिए कितना आ जाएगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट आया, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट तो इसका हो गया। दूसरे पार्ट में इन्होंने क्या बोला हुआ है कि ये, ठीक है, अगर मैं इस क्यू चार्ज को डी बाई टू की जगह डी डिस्टेंस पर रख दूं, डी डिस्टेंस पर रख दूं, अब पर ये जो इसका एक साइड है उसका डिस्टेंस भी मैं डी की जगह 2d रख दूं, तो क्या फ्लक्स चेंज होगा, देखते हैं। अभी तक मैं कैसा क्यूब बना रहा था, डी साइड का, तो अभी मैं कैसा बनाऊंगा, 2d साइड का, कोई दिक्कत थोड़ी है। अभी मैं डी तक का बना रहा था, अभी मैं 2d का बना लूंगा, कोई बात नहीं। और अभी ये चार्ज यहाँ से कितना ऊपर है, डी डिस्टेंस ऊपर है, तो ये और ये सेम तो केस बन गए। ये टोटल 2d डिस्टेंस था और ये इसका आधे डिस्टेंस पर था, यहाँ पे टोटल d डिस्टेंस था और ये इसके आधे डिस्टेंस पर था, d बाई टू। तो दोनों सेम ही तो केस हुए। अभी भी जो टोटल फ्लक्स आएगा क्यूब का वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही आएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। और जो एक साइड का होगा वो अभी भी क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट आएगा, आया, वो अभी भी क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट आएगा। आ गया इतना, आ गया, छाप लो इसको, छाप लिया। अब हमारे पास आज का आखिरी सवाल, क्या बोला हुआ है कि, क्या बोला हुआ है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म अलोंग positive x-axis. An electric field is uniform along positive x-axis. In plus x, it acts in positive x direction and
in minus x it acts, and in minus x it acts in negative x direction. For x greater than 0, मतलब x पॉजिटिव, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 200 न्यूटन पर कूलम, एंड फॉर x लेस देन 0 मतलब नेगेटिव x, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू -200 न्यूटन पर कूलम. नाउ a circular cylinder of length is equal to 20 centimeter and radius is equal to 5 centimeter with its center at origin, with its center at origin and axis along x-axis is kept in electric field. Then find net flux charge enclosed. ठीक है, तो इस सवाल को पढ़ो. जब तक मार्कर को थोड़ी सी इंक की ज़रूरत है, मैं उसको वो पिला के आ जाऊँ. हो गया, पढ़ लिया. इन्होंने क्या बोला हुआ है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रही है और वो यूनिफॉर्म है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा विद टाइम या विद डिस्टेंस. और पॉजिटिव एक्स में यहाँ पे ना मैं पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स बना लेता हूँ. यहाँ पे है पॉजिटिव एक्स, यहाँ पे है नेगेटिव एक्स. तो पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन है. मतलब अगर ये 0 है, ठीक है, बीच में है 0, इस 0 के उधर मतलब पॉजिटिव एक्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन ही है. और नेगेटिव एक्स में, इन नेगेटिव एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब नेगेटिव एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, मतलब थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ है, थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है. ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला कि फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, 200 न्यूटन पर कूलम. 200 न्यूटन पर कूलम. और व्हेन एक्स एंड फॉर नेगेटिव एक्स, फॉर एक्स लेस देन 0 इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, -200 न्यूटन पर कूलम. माइनस क्यों लगाया, क्योंकि नेगेटिव में है वो. कितनी है. अब यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लगाया क्योंकि मैंने ऑलरेडी एरो से इसकी डायरेक्शन दिखा दी है. बहुत बढ़िया. अब इन्होंने कहा है क्या है, एक सर्कुलर सिलेंडर को हमने रख दिया जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है और उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है और जो एक्सेस है वो एक्स एक्सिस है. मतलब एक सिलेंडर ऐसा होता है, जो एक्सेस ऑफ सिलेंडर होती है वो क्या होती है, ये लाइन. अब इन्होंने कहा कि ये जो एक्सेस ऑफ सिलेंडर है वो कहाँ है, अलोंग एक्स एक्सिस है. मतलब सिलेंडर ऐसे नहीं खड़ा हुआ, ये जो सिलेंडर की एक्सेस है वो तो वाई एक्सिस में है. मतलब यहाँ पे सिलेंडर ऐसे खड़ा नहीं हुआ, ऐसे है, लेटा हुआ है. समझ में आया. और इस सिलेंडर की लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, और ये रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर. विद इट्स सेंटर एट ओरिजिन, मतलब ये जो ओरिजिन है इसको एक अच्छे से बनाता हूँ. ठीक है, इस पूरे डायग्राम को, इस पूरे फिगर को मैं अच्छे से बनाता हूँ. इन्होंने क्या बोला हुआ है कि इसका जो सेंटर है, जैसे ये सिलेंडर है ना, तो इसका सेंटर कहाँ है, बीच में, यहाँ पे ऐसा कुछ.
तो जो इसका सेंटर है वो ओरिजिन पे है, 0 पे। मतलब अच्छे से बनाता हूँ, ठीक है। ये हट 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 हट। इन्होंने क्या कहा कि इधर की तरफ है पॉजिटिव एक्स, इधर की तरफ है नेगेटिव एक्स, और ये है यहाँ पे बीच में ओरिजिन 0। हमने एक सिलेंडर रखा हुआ है यहाँ पे ऐसे लेटा के, जिसकी एक्सेस एक्स एक्सिस कह दूंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब अगर इस सिलेंडर का जो मिड पॉइंट है, इसका जो सेंटर है, सेंटर ओरिजिन पे है, और अगर इसकी पूरी लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से ये कितना है, 10 सेंटीमीटर, यहाँ से ये कितना है, 10 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। और ये जो रेडियस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। बहुत ही बढ़िया। इन्होंने बोला हुआ है कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, पॉजिटिव एक्स में है, ठीक है। और नेगेटिव एक्स वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स में है, इतना आया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रही है ना पूरा, कौन से एरिया से पास कर रही है, ये वाले बाहर वाले नहीं, कौन से एरिया से पास कर रही है, ये वाले एरिया से, है ना, इसी से पास कर रही है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ रही है और इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ रही है, मतलब दोनों का आउटवर्ड फ्लक्स है, दोनों का आउटवर्ड फ्लक्स है। तो यहाँ पे जो नेट फ्लक्स होगा वो φ1 प्लस φ2 होगा। इसका भी फ्लक्स बाहर की तरफ आ रहा है, इसका भी फ्लक्स बाहर की तरफ आ रहा है, दोनों आउटवर्ड फ्लक्स हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। बहुत बढ़िया। कितना होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ई है, 200 न्यूटन पर कूलम, इसकी वजह से भी 200 न्यूटन पर कूलम, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए सेम है। इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, कुछ ऐसे, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, कुछ ऐसे। तो ये भी इसकी वजह से जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, ई ए, और इसकी वजह से जो फ्लक्स आएगा वो भी कितना आएगा, ई ए। तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया, 2 ई ए। तो नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा, 2 इंटू 200 इंटू एरिया कितना आ जाएगा इसका, ये एक सर्कुलर है ना ये, एरिया कितना आएगा, सर्कुलर एरिया का कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है, रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5/100 इंटू 5/100, 2 5 2 5 25, ये कटा इससे। तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया, पाई। टोटल फ्लक्स कितना आ गया, पाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। टोटल फ्लक्स आ गया हमारे पास, टोटल फ्लक्स आ गया, कितना आया, पाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब हमें चार्ज एनक्लोज निकालना है कि अगर इसके बीच में, अगर इस सिलेंडर के अंदर कुछ चार्ज होता, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसे जाती अवे, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाती अवे, तो कितना चार्ज हो कि वो भी सेम फ्लक्स प्रोवाइड करे, कितना चार्ज हो कि वो भी सेम फ्लक्स प्रोवाइड करे। तो फाई इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। तो चार्ज एनक्लोज कितना आ जाएगा, चार्ज एनक्लोज कितना आ जाएगा, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई कितना है, पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व करना और हमारा चार्ज आ जाएगा, क्या ये पूरा का पूरा समझ में आया। इस क्वेश्चन को मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। क्या बोला हुआ है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग है। जब वो पॉजिटिव एक्स में है तो उसकी डायरेक्शन भी पॉजिटिव है, और जब वो नेगेटिव एक्स में है तो उसकी डायरेक्शन भी नेगेटिव है। और जब x ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव एक्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना मैग्नीट्यूड है, 200 न्यूटन पर कूलम। और जब नेगेटिव एक्स है तब इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना मैग्नीट्यूड है, 200 न्यूटन पर कूलम।
मतलब दोनों ऐसे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे दोनों में कितनी है मैग्नीट्यूड 200 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि हमने एक सिलेंडर रखा हुआ है लेटा के कैसे पता चला कि हमें सिलेंडर ऐसे ही रखना है, यहाँ से इट्स एक्सेस अलोंग एक्स एक्सेस, मतलब ये जो सिलेंडर की एक्सेस है, ये जो सिलेंडर की एक्सेस है वो कहाँ है, एक्स एक्सेस के अलोंग है। बहुत बढ़िया, तो हमने ऐसे रख दिया। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कुछ जा रही है एरिया से पास होते हुए, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है कुछ एरिया से पास होती हुई, तो यहाँ पे फ्लक्स आया कुछ ई ए, यहाँ पे फ्लक्स आया कुछ ई ए। अब दोनों ही आउटवर्ड फ्लक्स है, दोनों ही बाहर की तरफ आ रहे थे, इसीलिए मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया, क्योंकि दोनों आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव होंगे। तो नेट फ्लक्स कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ ई ए यहाँ से बाहर आ रहा था, ई ए यहाँ से बाहर आ रहा था, 2 ई ए, 2 यहाँ पे आया, ई की वैल्यू मैंने वैल्यू रखी 200, क्योंकि यहाँ भी 200 है, यहाँ भी 200 है। अगर ये दोनों अलग अलग होते तो मैं क्या करता, E1A प्लस E2 है, तब मैं उनको इसको अलग मल्टीप्लाई करता, इसको अलग मल्टीप्लाई करता और उन दोनों को प्लस कर देता। तो ये कितना आया, 2 इंटू 200 इंटू एरिया कितना आया इस चीज़ का, पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैंने नेट फ्लक्स मेरे पास आ गया पाई। अब नेट फ्लक्स आ गया, उसकी वजह से मैं चार्ज यहाँ पे निकाल दिया मैंने। चार्ज क्या होगा, फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स कितना आया था पाई, तो चार्ज कितना आ गया पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। आ गया समझ में। तो यहीं पे करते हैं इस लेक्चर को समाप्त। हमने सीबीएसई के जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के जो कुछ पीवाईक्यूज आए हुए थे पिछले 7-8 सालों में, उन सभी को मेजॉरिटी सवालों को हमने डिस्कस कर लिया है, जो कि न्यूमेरिकल वाले पार्ट थे। बाकी इन्होंने और जो डेरिवेशन वाली चीज़ में पूछी हुई थी वो था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल की डेरिवेशन और गॉस लॉ के एप्लीकेशंस के ऊपर डेरिवेशन, ठीक है। तो उन सबको भी अच्छे से एक बार पढ़ लेना, डेरिवेशन जो भी हैं। बाकी न्यूमेरिकल वाले जितने भी थे, जो जो मुझे पीवाईक्यूज दिखे मैंने वो सारे करा दिए हैं। अपनी पढ़ाई करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।